जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी सिर्फ इसीलिए बने क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है अमित शाह के बेटे को। बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है। Cricket also now Jai Shah is the son of Amit Shah and therefore is where he is. अमित शाह के जो बेटे हैं कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। क्योंकि ना तो उनके पास बोर्ड के बाकी मेंबर जितना एक्सपीरियंस है, ना ही क्रिकेट की डीप अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात है। जय शाह ने तो शायद आखिरी बार क्रिकेट ही अपने स्कूल की समर वेकेशंस में खेला होगा। और जो लोग आज जय शाह को इंडिया का बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर बुलाते हैं, वो तो ये जानते भी नहीं होंगे कि इस भोले भाली शक्ल वाले इंसान पर 2017 में करप्शन के चार्जेस लग चुके थे और ये जेल तक जा सकते थे। पर अगर जय शाह सच में इतने ही खराब नेपोटिज्म के प्रोडक्ट, एक इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो अब तक एक्सपोज क्यों नहीं हुए? उनकी नाकामियां हमारे सामने क्यों नहीं आई? इनफैक्ट अब जब वो आईसीसी तक के चेयरमैन बन चुके हैं, और हम इस बात पर तो अग्री कर ही सकते हैं कि आईसीसी में बीजेपी वाला कोटा नहीं चलता। जय शाह ने अपने नेपोटिज्म का फायदा उठाया है। बीसीसीआई को चलाने के लिए शायद उनसे बहुत बेहतर लोग इस देश में मौजूद हैं। जब ये बात इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई मानता है, तो ये आईसीसी को नहीं पता होगा। अब आईसीसी ने जय शाह को अपना चेयरमैन इसलिए बनाया क्योंकि इंडियन क्रिकेट से उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, या फिर जय शाह की लीडरशिप में इंडियन क्रिकेट की ऐसी ग्रोथ को देखकर जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी। फिर चाहे वो टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए प्लेयर्स की सैलरी बढ़ाना हो, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को ग्लोबल मैप पर लाना हो, या फिर आईपीएल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग बनाना हो। मैं सवाल यहाँ जय शाह के काम पर नहीं उठा रहा हूँ, और उन पर तो सवाल उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई को क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड और इंडियन क्रिकेट टीम को दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग टीम तो हर कोई मानता है। कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? पर सवाल उठने चाहिए जय शाह द ह्यूमन बीइंग पर, जय शाह की मिस्टीरियस पर्सनालिटी पर, क्योंकि पिछले 6 सालों में ना तो वो किसी पॉडकास्ट पर आए, ना उन्होंने ज्यादा इंटरव्यूज दिए, और ना ही लाइमलाइट को फोर्सफुली अपने ऊपर किया। इनफैक्ट अपनी खराब इंग्लिश के लिए वो ट्रोल हो चुके हैं। First of all, Prati, I would like to congratulate you to get a gold medal in Asian Games. और ये गर्व करने लायक बात है या नहीं वो तो जय शाह ही बताएंगे, पर वो बिना कुछ किए इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फेमस मीम्स में से भी एक है। एंड आई एम श्योर ज्यादातर लोग जितना सीरियसली अमित शाह को पॉलिटिक्स में लेते हैं, क्रिकेट में जय शाह को उतना ही कम सीरियसली लेते हैं। पर पूरी दुनिया जिस लेंस से जय शाह को देखती है, उसे पूरी तरह से सही भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सच तो ये है कि जय शाह इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन वर्ल्ड क्रिकेट। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबसे ज्यादा ताकतवर, एंड मजे की बात तो ये कि उन सबसे ज्यादा उम्र में छोटे। पर जो इंसान बचपन में ही अपने पिता का करोड़ों का स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था, वो आज प्लेयर्स का करियर, कमबैक, इवन उनका रिटायरमेंट तक प्लान कैसे कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करने वाला इंसान आखिर खुद क्यों लाइमलाइट में नहीं आता? ना ही अनऑफिशियल इंटरव्यूज देते हैं, और नेपोटिज्म का भरपूर फायदा उठाने के बावजूद ना तो अमित शाह, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जय शाह के बारे में कुछ बोलते हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं तुम्हें जय शाह के क्रिकेट की गुंडागर्दी के किस्से भी सुनाऊंगा, कैसे वो इतनी हाई प्रोफाइल पोजीशन होने के बावजूद जनरल ऑडियंस में एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी रखने में सक्सेसफुल रहे हैं, और ये भी समझाऊंगा कि क्यों जय शाह की जरूरत सिर्फ इंडियन क्रिकेट को नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछले 6-7 सालों में जय शाह का इतना सडन राइज हुआ कैसे? क्या उसके पीछे नेपोटिज्म था, जोर जबरदस्ती, पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल था, या फिर जय शाह की अपनी खुद की काबिलियत? सब जानेंगे। पर अगर ऐसी डीप डाइव वीडियोस इंडियन पॉप कल्चर के बारे में तुम्हें अगर पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तुम्हारे लिए फ्री है। वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि जय शाह के मिस्टीरियस राइज के पीछे असली कारण क्या था। इंडिया में गवर्नमेंट और क्रिकेट को अलग करना पूरी तरह से पॉसिबल है ही नहीं, फिर चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर, क्योंकि जहां शायद एक स्टेट क्रिकेट बोर्ड में जगह एक एक्स क्रिकेटर को मिलनी चाहिए, वहां 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट पता है कौन था? गुजरात के सिटिंग चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और वाइस प्रेसिडेंट तो तुमने अब तक गेस कर ही लिया होगा। सफेद कपड़ा
इंडिया से पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात की पॉलिटिक्स को नहीं, गुजरात के क्रिकेट को भी कंट्रोल कर रहे थे। बीजेपी के आने से पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन यानी GCA पर कांग्रेस का कंट्रोल था। तो एक रूलिंग पार्टी का उस स्टेट के क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल रखना, अपनी पार्टी के लोग वहां बिठाना कोई नई बात नहीं थी। पर शायद अमित शाह ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एट सम पॉइंट उन्हें और नरेंद्र मोदी को नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के लिए गुजरात को शायद बैक सीट पर रखना पड़े। और इसके लिए प्लानिंग उन्होंने 2009 से शुरू कर दी थी, अपने इकलौते बेटे जय शाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में लाकर। 2009 में 21 साल के जय शाह इंजीनियरिंग करने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को तो चला ही रहे थे, साथ ही खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी टेंपल एंटरप्राइजेस को भी ऑपरेट कर रहे थे। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यही कंपनी जय शाह को जेल तक पहुंचा सकती थी। बट फॉर नाउ उनके पास एक एडेड बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ द गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। एंड धीरे धीरे GCA में जैसे जैसे जय शाह का वजूद, उनकी अहमियत बढ़ने लगी, तब तक 2014 के नेशनल इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए थे। एंड इट वाज टाइम फॉर जय शाह टू टेक ओवर। 2013 में जय शाह बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द GCA, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जहां अब तक शायद उनकी एज के डबल एज वाले लोग वहां बैठते होंगे। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि जय शाह को नेपोटिज्म का फायदा तो पूरी तरह मिल रहा था। बट सरप्राइजिंगली GCA के जॉइंट सेक्रेटरी बनके उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां जिस चीज ने बटोरी वो था अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाना, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें बाद में जाकर वर्ल्ड कप फाइनल, IPL फाइनल तो हुए ही, और उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई कि कोल्डप्ले जैसा इंटरनेशनल बैंड भी वहां परफॉर्म करना चाहता था। The band wanted to play in the world's largest cricket stadium. It came as a thought from the band to say, why can't we play at the Narendra Modi cricket stadium? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जय शाह ने अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया, पर एज अ जॉइंट सेक्रेटरी अहमदाबाद में इस स्टेडियम को बनवाने में जय शाह के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। So hardcore cricket fan wants to visit the Lord's Stadium, MCG Stadium. So now onwards they will add Narendra Modi Stadium on their list. इनफैक्ट एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जय शाह की इंपॉर्टेंस स्टेट लेवल पर तो बढ़ी गई थी, पर उनकी जिंदगी में यूरेका मूवमेंट आया जब 2014 में बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस जीतकर पावर में आती है। अब किस्मत हो तो जय शाह जैसी। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, GCA की तरह BCCI में भी हमेशा रूलिंग पार्टी के कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इलेक्शंस के 1 साल के अंदर ही जय शाह GCA से उठकर BCCI में आ जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ इट्स फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमिटी। पर शायद जिस इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एस्पिरेशन को लेकर जय शाह BCCI में आए थे, उसको पूरा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस BCCI को वो कंट्रोल करना चाहते थे वो उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। और इसका कारण IPL का 2013 का वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। तो अब आप बताइए 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। 10 क्या? 10 करोड़? 10,000? 10 लाख है जी? 10 लाख। 10 लाख एक नो बॉल के? हाँ। इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर्स पर तो बैन लगे ही, पर लोगों का विश्वास क्रिकेट से, IPL से और BCCI सबसे उठ गया था जब उस समय के BCCI प्रेसिडेंट N श्रीनिवासन के सन इन लॉ के स्कैंडल में इन्वॉल्व होने की खबरें सामने आई। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, BCCI के इंटरनल सिस्टम्स को सुधारने के लिए लोधा कमेटी बनाई गई। इनफैक्ट 2017 में तो कोर्ट ने उस समय के BCCI प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को अपनी पोजीशन से हटा दिया था, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की इंटरफेरेंस ना कर सकें। अब ऐसे में जय शाह का BCCI करियर थोड़ा खतरे में दिख रहा था, पर प्रॉब्लम और बढ़ने वाली थी, क्योंकि इसी समय द वायर ने जय शाह के ऊपर एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जिससे उनकी पूरी दुनिया हिल गई। द वायर ने अपना आर्टिकल द गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह में जय शाह पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। कैसे जय शाह की कंपनी टेंपल एंटरप्राइजेस नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सिर्फ 1 साल में 50,000 के रेवेन्यू से 80 करोड़ के रेवेन्यू का जंप मारती है। मोदी जी, जय शाह ज्यादा खा गया। आप चौकीदार थे या भागीदार? कुछ तो बोलिए। 3 साल में जय की कंपनी टेंपल एंटरप्राइज ने 16,000 गुना तरक्की की। और 80 करोड़ रुपए महीनों में महीने। मोदी जी का कमाल है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। कैसे कंपनी के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा भी कई तरह का बिजनेस ऑपरेट करते हैं, बैंक से लिए गए करोड़ों के लोन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का अचानक से बढ़ना। इन सारे सवालों का जवाब, इनका जस्टिफिकेशन पूरा देश जय शाह से मांग रहा था। मीडिया कवरेज, ऑपोजिशन का प्रेशर और जनता के सवालों से जय शाह इस तरह गिर चुके थे कि वो शायद जेल भी जा सकते थे। अब उस समय जय शाह इनोसेंट थे या गिल्टी, वो पता लगाना, उस पर ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है। पर द वायर के अगेंस्ट 100 करोड़ का एक डेफेमेशन केस मीडिया नैरेटिव को अपने फेवर में
करना, और कुछ पॉलिटिशियंस का ओपन सपोर्ट ही लगा जय शाह को इस सारे दलदल से बाहर निकालने के लिए। एंड नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस इट वाज फाइनली टाइम अगेन फॉर जय शाह टू टेक ओवर। 2019 तक बीसीसीआई के इंटरनल हालात भी काफी सुधर चुके थे, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे, और फिर एक इलेक्शन होता है जिसमें जय शाह के अगेंस्ट खड़े होने वाला कोई काम का कैंडिडेट था ही नहीं। इसकी बात भी मैं आगे करूंगा कि कैसे जय शाह ने हर मोड़ पर अपनी पावर, इन्फ्लुएंस और पैसे को यूज किया, पर कहानी का सच तो यही है कि 2019 तक आते आते जय शाह बीसीसीआई के यंगेस्ट सेक्रेटरी बन चुके थे सिर्फ 31 साल की उम्र में, जहां अनुराग ठाकुर 40, संजय जगदाले 61, निरंजन शाह और अजय शेर के 62 साल की उम्र में जाकर बीसीसीआई सेक्रेटरी बने थे एक 31 साल का लड़का जिसके पिता देश के होम मिनिस्टर थे, ऊपर से सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट भी, जिसके खिलाफ बीसीसीआई इलेक्शंस में कोई ऑपोजिशन में खड़ा ही नहीं हुआ, जिस पर सिर्फ 2 साल पहले करप्शन के एलिगेशंस लग रहे थे, वो आज सडनली दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड को चला रहा था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर, क्योंकि बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने के बाद जय शाह कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे उनका नाम सिर्फ इंडियन क्रिकेट में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। 2019 में जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, तब सिर्फ क्रिकेट फैन ही नहीं, पूरा देश, सारा मीडिया, ऑपोजिशन पार्टी, सबकी नजर उनके ऊपर थी। हर किसी को पता था, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि जय शाह ने अमित शाह के बेटे होने का भरपूर फायदा उठाया, बीजेपी के पावर में होने का गलत इस्तेमाल किया है। ये बात सोच और कह तो सब रहे थे, पर किसी के पास भी इसको साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। एंड शायद लोग बस वेट कर रहे थे कि एक अनडिजर्विंग, इनएफिशिएंट, नेपोटिज्म का प्रोडक्ट आखिर कितने ही दिन अपने मेरिट के बल पर काम चला पाएगा। हर कोई जय शाह के सिर्फ एक गलत मूव का इंतजार कर रहा था। एवरीवन वांटेड हिम टू फेल एंड राइटली सो। बीसीसीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट को इंडिया में कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है, और जय शाह से पहले आने वाले लोगों ने भी कुछ गर्व करने लायक काम नहीं किया था। बट सरप्राइजिंगली और नॉट सो सरप्राइजिंगली, आगे आने वाले कुछ सालों में जय शाह ने फैंस को, ऑपोजिशन को, मीडिया को उन पर सवाल उठाने का शायद ही कोई मौका दिया। इनफैक्ट अगले 6 सालों में जय शाह एज बीसीसीआई जॉइंट सेक्रेटरी कई प्लेयर से पॉपुलर हो गए, अपनी प्रिविलेज, पावर, नेपोटिज्म की वजह से नहीं, अपने काम की वजह से। इंडियन मेंस नेशनल टीम की बात तो हर कोई करता है, पर जय शाह ने इंडियन क्रिकेट को जड़ से फिक्स करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ाना हो, छोटे शहरों में भी इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनवाना हो, या फिर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना हो। जय शाह के अंडर ही द फर्स्ट विमेन प्रीमियर लीग, द विमेन आईपीएल हुआ, जो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए तो बेनिफिशियल था ही, पर बीसीसीआई के लिए एक मैसिव फाइनेंशियल सक्सेस भी था, और ब्रांड्स के लिए एक स्टेटमेंट था कि विमेन क्रिकेट में भी पैसा बन सकता है। 2022 में जय शाह ने मेन और विमेन क्रिकेटर्स के लिए इक्वल पे की अनाउंसमेंट करी, जो कि अगेन इंडिया में क्रिकेट को प्रमोट करने का एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूव था। जय शाह ने टेस्ट क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ाई, रिटायर्ड क्रिकेटर्स और अंपायर्स की पेंशन सैलरीज भी 40 से 200% तक बढ़ा दी। पर द जय शाह इफेक्ट का असली फायदा तो हुआ आईपीएल को। चाहे वो प्लेयर्स हो जिनको अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हर मैच के लिए 7.5 लाख रुपए की सेपरेट मैच फी मिलेगी, 48,000 करोड़ में आईपीएल मीडिया राइट्स की डील हो, और आईपीएल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्टिंग लीग बनाना, इन सब के पीछे जय शाह का बिजनेस माइंड, उनकी स्ट्रैटेजीज और कुछ हद तक पावर और पोजीशन बहुत बड़ा हाथ है। एंड जय शाह की पॉपुलैरिटी सिर्फ क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन में नहीं, फैंस में ही बढ़ रही थी। एक समय पर अपनी खराब इंग्लिश के लिए ट्रोल होने वाले जय शाह, They shown remarkable character and made everyone proud. देखते ही देखते मीम्स के थ्रू पॉप कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। मैच इंटरेस्टिंग प्लेयर बनाते थे, पर उसका क्रेडिट जय शाह को मिलता था। उनको इंडिया का बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर बुलाया जाने लगा। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद। हाँ, दूसरी तरफ जय शाह को मेजर एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड्स मिल रहे थे, पर दूसरी तरफ लाइव मैच देखते हुए उनकी हरकतें उनको सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल कर रही थी। एंड अपने प्रिविलेज, नेपोटिज्म, खानदान के लिए ट्रोल होने वाले जय शाह शायद सिर्फ कुछ ही सालों में बीसीसीआई के सबसे पॉपुलर, लव्ड और इम्पैक्टफुल सेक्रेटरी बन चुके थे। क्योंकि जय शाह के अलावा बीसीसीआई के कितने ही सेक्रेटरीज का नाम आप और मैं जानते हैं। भूलो मत, जय शाह की अनाउंसमेंट, उनकी लीडरशिप में ही इंडिया ने 13 साल बाद 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीती थी। एंड शायद इसी का रिजल्ट था कि जय शाह को आईसीसी का यंगेस्ट चेयरमैन भी चुना गया। अगेन, इससे पहले भी आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से आए हैं, पर जय शाह जैसा नाम और इम्पैक्ट लेकर नहीं। पर उनकी इस पॉपुलैरिटी, इम्पैक्ट और सक्सेस की एक बड़ी कॉस्ट भी है, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग जानते नहीं है। क्योंकि इतनी भोली भाली शक्ल रखने वाला, मीडिया इंटरव्यूज और लाइमलाइट से दूर रहने वाला, क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करने वाले जय शाह की एक और साइड भी है, एक पॉलिटिकल, मैनिपुलेटिव और डोमिनेंट साइड।
अब भले ही जय शाह ने एज बीसीसीआई सेक्रेटरी, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कितने ही अच्छे भले काम ना किए हों, पर उन सब कामों के पीछे जय शाह की एक पावरफुल डार्क साइड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि हार्मलेस सा दिखने वाला ये इंसान क्रिकेट की सबसे पावरफुल पर्सनालिटी होने के साथ साथ शायद क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुली भी है। अब इसे तो शायद कोई मना नहीं कर सकता कि जीसीए में जय शाह की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह के क्लोजेस्ट फ्रेंड, पॉलिटिकल एलाय नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट थे, वरना शायद 21 साल की उम्र में जीसीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखने का सपना भी जय शाह को नहीं आता, स्पेशली तब जब उनका कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड ना हो। और सिर्फ 5 साल के अंदर बीसीसीआई का भी हिस्सा बन जाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं था, क्योंकि जिस पोजीशन को हासिल करने के लिए एक आम इंसान को सालों तक क्रिकेट खेलकर अच्छे तरीके से अच्छे स्कोर करके अच्छी लेगेसी बना के रिटायर होना पड़ेगा, या फिर 15 से 20 साल तक मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा रहना पड़ेगा, वो पोजीशन जय शाह को सिर्फ 4-5 साल में बिना किसी खास अचीवमेंट के मिल गई। इनफैक्ट 2019 के सेक्रेटरी इलेक्शंस तो पूरी तरह से अनअपोज्ड और अनयूनानिमस थे। शायद जय शाह के सेक्रेटरी बनने से लेकर सौरव गांगुली के प्रेसिडेंट बनने तक पूरा पैनल पहले से डिसाइडेड था, पर तब तक तो शायद जय शाह का ये बुलिंग नेचर बिहाइंड द सीन्स थे, उनके कुछ खास कहानी किस्से प्रूफ नहीं थे। तब तक तो लोग जय शाह को अमित शाह के बेटे के रूप में ही जानते थे। पर एक बार जब जय शाह के पास इंडियन क्रिकेट को कंट्रोल करने की, उसके लिए खास डिसीजंस देने की पावर आई, तब उनका ये बुलिंग नेचर खुल के सामने आया। और शायद जय शाह को डाउट करने वाले लोगों के लिए वर्स्ट चीज तो ये थी कि अब उनके डिसीजन सिर्फ इंडियन क्रिकेट को नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया पर इंपैक्ट रखने वाले थे। और क्योंकि आईसीसी के लिए सबसे बड़ा क्रिकेट नेशन इंडिया है, सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से आया है, बीसीसीआई के पास और बीसीसीआई को कंट्रोल करने वाले इंसान के पास एक्चुअली पूरी दुनिया के क्रिकेट को कंट्रोल करने की पावर है। एंड पिछले 6 सालों में जय शाह ने जो काम किया उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, सवाल तो हम उठा रहे हैं जय शाह के कंप्लीट कंट्रोल ओवर क्रिकेट पर। जैसे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारे क्रिकेट फैन शायद चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराए। इस पर महीनों तक चर्चा हुई, कंट्रोवर्सीज हुई, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ओपिनियंस रखे। ज्यादा लोगों का तो मानना था कि इंडिया चाहे या ना चाहे एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए तो इंडिया को पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में इंशाल्लाह हो रही होगी, पाकिस्तान में हालात ठीक हुए, आईसीसी के ऊपर कोई जवाब नहीं होगा, तो भारत अगर नहीं आता तो उसको वॉक ओवर देके टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाएगा। चांसेस तो बहुत कम है यार, पाकिस्तान में हो सकता है। इंग्लैंड वेन देयर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही हैं, हम नहीं जाएंगे। आई डाउट कि हम जाने वाले। अंत में होता वही है जो जय शाह चाहते हैं। इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलती है और लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं कि दुबई की पिचेस से लेकर वहां पर इंडिया का फैन का सपोर्ट, मानो ये पूरा टूर्नामेंट ही इंडिया को जिताने के लिए टेलर्ड था। It is an advantage, but what else could happen? ICC, once India refused to come here to Pakistan, what else could happen? एंड शायद जय शाह का ये बुलिंग नेचर जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा रहा है वही लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि इसे तो आईसीसी में इंडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहो या जय शाह का अपनी बात मनवाने का, बुली करने का ऑब्सेशन कहो, सच तो यही है कि बाकी की पूरी दुनिया को अपनी क्रिकेट इकोनॉमी को संभालने के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे 2022 में जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रोटेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक श्रीलंकन को पोजीशन मिलनी चाहिए थी, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एसीसी से जय शाह को ही चेयरमैन बनने की रिक्वेस्ट करती है। वंस अगेन कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इतिहास में श्रीलंका की फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है, तो इसमें बुराई क्या है। और ये तो बस शुरुआत थी। 2025 में जब पाकिस्तान ने अपने पीएसएल के मैचेस यूएई में शिफ्ट करने की बात करी, लोगों ने कहा कि जय शाह ने यूएई को बुली करके उनके राइट्स रिजेक्ट कर दिए, या फिर पाकिस्तानी मीडिया का अक्यूजल हो बीसीसीआई के लिए कि वो अपनी पावर को यूज करके इंटरनेशनल टूर्नामेंट का मजाक बना रहे हैं, या फिर विजडन के एडिटर का जय शाह के ऊपर एक आर्टिकल निकालना कि कैसे वो अपनी बीसीसीआई की पावर और आईसीसी की पावर को मिसयूज कर रहे हैं। जय शाह को तो एक सीरीज में डीआरएस की एब्सेंस तक के लिए ब्लेम करा जा रहा है। पर एक और सवाल है जिसका जवाब हमें जानना अभी जरूरी है, वो ये कि अगर जय शाह का लास्ट नेम कुछ और होता, वो अमित शाह के बेटे ना होते, तो क्या जय शाह उस पोजीशन पर होते भी जहां वो आज हैं? जय शाह आईसीसी चेयरमैन बन चुके हैं। उनके टेन्योर में बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कुछ खास बुराई भी नहीं है, क्योंकि जस्ट फॉर वंस उन स्पोर्ट्स की हालत पर जरा नजर डालो जहां इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उन स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल बॉडीज में नहीं है, जिन स्पोर्ट्स में इंडिया की इंपॉर्टेंस नहीं है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, इन सारे खेलों में ना सिर्फ इंडिया को फाइनेंशियली सफर करना पड़ता है, बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल लेवल के मैचेस पर इंडिया के
फेवर में डिसीजन नहीं लिए जाते। फिर चाहे वो फीफा क्वालिफायर जैसे इंपॉर्टेंट मैच में कतर को एक फॉल्स गोल देना हो, या फिर पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनकी अपील को डिसमिस कर देना हो, ये सबको देख के जय शाह के पास वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करने की जो पावर है, इंडिया के लिए एक एडवांटेज, एक सॉफ्ट पावर तो है। और शायद बहुत लोग मुझसे अग्री ना करे, पर दिस इज व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि जिस स्पोर्ट को हमारे देश में एक फेस्टिवल माना जाता है, जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाता है, तो शायद 140 करोड़ के देश को बांधता है, वो स्पोर्ट एक्चुअल में इंडिया के बाहर कुछ खास अच्छी हालत में नहीं है। क्योंकि तुम मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट बियॉन्ड इंडिया इज डाइंग। क्योंकि एक टॉप लेवल पर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाले देश ही कुल 4 हैं। तो ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल्स तो पहले से डिसाइडेड होता है। और भले ही इंडियन क्रिकेटर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करते हो, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इवन न्यूजीलैंड जैसी टीम्स के लिए ये कहना मुश्किल होगा। और ऐसे में जय शाह, जो मेरी नजरों में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर से ज्यादा एक बहुत ही लाजवाब बिजनेसमैन है, अपने पिता अमित शाह की तरह एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट है जिनको लाइमलाइट शायद नहीं चाहिए तो बस थोड़ी पावर, थोड़ी ऑटोनॉमी, काम करने की फ्रीडम, एंड शायद बस इतना ही टू मेक हिज ड्रीम ऑफ टर्निंग क्रिकेट इनटू अ ग्लोबल स्पोर्ट रियलिटी। एंड देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि जो काम जय शाह ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया, क्या वो क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के लिए आईसीसी के चेयरमैन होते हुए पूरी दुनिया के लिए कर सकते हैं। पर जहां तक सवाल जय शाह के क्रेडेंशियल, उनके प्रिविलेज, उनके नेपोटिज्म, उनके क्रिकेट बैकग्राउंड का है, तो वो बड़ी पिक्चर में शायद उतना मैटर भी नहीं करता। एंड इसीलिए तुम मुझे बताओ इस वीडियो को देखने के बाद, जय शाह को एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट, एक प्रिविलेज क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कहना किस हद तक सही है? क्या उनको क्रिकेट का बुली कहना भी सही है या नहीं? एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। तो मुझे कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। यहाँ पर एक यूट्यूब रिकमेंडेड वीडियो, पूरी एक प्लेलिस्ट है, चेक आउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।